एक बार जल्दी से बता देता हूं। कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर टेस्ट की एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं। टेस्ट की एनालिसिस हमारे पास होती है, सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बार बार आपको नहीं बताऊंगा, ये एक बार की हमारे पास बात होती है। देखो टेस्ट में जो आप लोग यहां पर दे रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है। नॉर्मली हम लोग अपने जो भी टेस्ट बनाते हैं उनको हम लोग बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही कोशिश करते हैं कि मैथ्स कठिन कैटेगरी में रहे और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी डुएबल और इजी एंड मॉडरेट कैटेगरी में रहे, ठीक है। अब बात यह है कि आप यहां पर आपके पास सभी के पास ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके कुछ क्वेश्चंस यहां पे करेक्ट होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए होंगे, लेफ्ट होंगे, ठीक है। यही हमारे पास तीन कैटेगरी बनती है। जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स की बात करो, सेम आप लोगों को केमिस्ट्री में करना है। जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हुए, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो गए, ठीक है। अब आपको ये चीज एनालाइज करनी है, जो करेक्ट हुए हैं उसमें कई बार क्या होता है, आप हाफ कॉन्फिडेंस के साथ कुछ क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। हाफ कॉन्फिडेंस हमारे पास होता है, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, आधा सॉल्व हो गया, लेकिन आपको लग रहा है यार इसके आगे कैसे कंटिन्यू करना है, आपको इतना अच्छे से अंदाजा नहीं लग रहा था, या फिर जो भी डेटा दे रखा था उस डेटा को आप अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली यही करना चाहिए था, तो आप हाफ कॉन्फिडेंस से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन यस, आपके अंदर एक टेम्पटेशन है कि यार इसको मार्क कर देते हैं, आंसर ऑप्शन मैच हो रहा है, आपने वो मार्क कर दिया और लकीली वो आंसर सही हो गया है। तो वो जो कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे एग्जाम में गलती ना हो, ध्यान सुनिएगा, ये सवाल बाद में जाकर के आपकी नेगेटिव मार्किंग करवाते हैं, ठीक है। कई बच्चों को लगता है सर मेरे से ना तो 10 ही सवाल हुए या 5 ही सवाल हुए, मैंने तो इतने सारे सवाल छोड़ दिए, मान लो मैंने 5 सवाल यहां पर छोड़ दिए, ठीक है। तो ये वाले मार्क्स, ये वाले क्वेश्चन कभी भी नेवर गिव नेगेटिव मार्क्स, नेवर गिव नेगेटिव मार्क्स। याद रखना, जो सवाल आप छोड़ रहे हैं वो कभी भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देते, तो वो कभी भी आपको पुल बैक नहीं करेंगे। पुल बैक कौन करेगा, जो आपके या तो सवाल गलत हुए हैं या हाफ कॉन्फिडेंस के साथ आपने जो कर दिया और वो गलत निकल गए, तो ये हमेशा आपको पुल बैक करेंगे, आपके मार्क्स को कम कर देंगे। तो आपको ये हर सवालों के साथ ये डील करना है कि यार हम लोगों ने जितने सवाल मेरे सही हुए उसमें हाफ कॉन्फिडेंस, जिन पे मेरे को श्योरिटी नहीं थी, उनको जरा एक बार देखेंगे। फिर इनके यहां पर आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो आप सॉल्यूशंस के साथ अपने कंसेप्ट को मैच करेंगे कि यार मैंने भी यही सोचा था। हाँ, अगर मान लीजिए आपको हमारे पास थ्योरी में आपको डाउट आ रहा है, तो आप अपनी थ्योरी, उसी टॉपिक की थ्योरी ऑफ टॉपिक आप अपना रिवाइज करेंगे, ठीक है। और सो दैट कि अगली बार अगर आपको उसी टॉपिक से सवाल मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो, आप प्रॉपर कंसेप्ट के साथ उसको अप्लाई कर पाए। अब बात आती है सर जो हमारे पास रॉन्ग हो गए हैं सवाल, उसमें आपको अपनी सबसे पहले थ्योरी को देखना है, ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का आपका एक सवाल गलत हो गया, अब आपको यह देखना पड़ेगा कि यार मैंने जो पढ़ा है और जो इस सवाल में आया है उसमें ऐसा क्या डिफरेंस था कि मैंने गलती कर दी, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी थ्योरी को देखेंगे, फिर आप अपनी क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे कि आपने कहीं सवाल को गलत इंटरप्रेट तो नहीं कर लिया, क्योंकि नॉर्मली नेगेटिव मार्किंग 3-4 फ्रंट्स पर एक बच्चे की होती है। अगर आपने सबसे पहले क्वेश्चन को ही गलत रीड कर लिया, आपको लगा यार ये पूछा गया है, लेकिन एक्चुअली में वो चीज नहीं पूछी गई थी, और नॉर्मली बच्चों के साथ यही होती है, सबसे पहली गलती होती है क्वेश्चन को आपने गलत रीड करा। तो आप सबसे पहले अपने इसके सोल्यूशन नहीं देखने, जो गलत हुए उसके सोल्यूशन कतई नहीं देखने हैं। यहां पर क्यों सोल्यूशन की बात हुई, क्योंकि आप वैलिडेट करेंगे कि हाँ यार जो मैंने लगाया था उससे तो आंसर सही आया है, जो मैंने कंसेप्ट लगाया उससे तो आंसर सही आ गया है, लेकिन क्या सोल्यूशन भी उसी अप्रोच का था। हाँ, अगर उसी अप्रोच का था, कंसेप्ट मैच हो गया, तो दैट मींस हम लोग थोड़ी सी अपने एक बार इसको और सॉलिडिफाई कर लेते, एक बार और रिवाइज कर लेते कि अगली बार इसी अप्रोच को लगा लूंगा। लेकिन जो चीज गलत हुई है, सबसे पहले आप उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे कि क्या बवाल था, मैंने जो चीज पढ़ी और जो इस सवाल में लगी वो उनमें अंतर कैसे आ गया। ऐसा कैसे हुआ कि मैंने तो यार पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी और इस सवाल में जब मैंने उसको लगाया तो गलत हो गया। पहले आप अपनी थ्योरी रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद आप दोबारा से उस सवाल को रीड करेंगे कि भाई इस सवाल में क्या वही चीज पूछी गई थी जो मैंने सोचा है। अगर आपको लगा कि यार क्वेश्चन की रीडिंग की गलती है, तो आप ध्यान रखेंगे अगली बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कभी भी प्रॉपर्टी आएंगी तो भाई सवाल को ढंग से रीड करना है, और यही सारी एनालिसिस आपको मदद करती है। फिर हो सकता है कि आप उसको सॉल्व ही कर, क्वेश्चन से ही रीड कर लिया,
आपको पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न मेरे को बनाना था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने सॉल्व गलत किया। ठीक है, सॉल्व गलत किया, तो अब आप यहां पर देखेंगे कि भाई हम लोगों ने जो सॉल्यूशन क्रिएट करा या फिर जो सॉल्व करा उसमें कहां गलती हुई, तो आप यहां पे सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं सो दैट आपको पता रहे। अब हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन एरर हुई हो सकता है कि आपने हर चीज कंसेप्ट भी सही लगा दिया, क्वेश्चन भी सही रीड कर लिया, लेकिन सर फिर भी आंसर गलत हो गया। दैट मींस आप कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव फॉर्म में गलत हुए। तो आपको यह याद रखना है कि देखो, मैं जब अपनी जेई की तैयारी कर रहा था तो मैंने अपनी पूरी तैयारी में यह चीज समझ ली थी कि मैं जब भी ब्रैकेट ओपन करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं या फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में टर्म्स को लेकर के जाता हूं, तो मेरे जनरली साइन का गलती होती है। और ये बहुत कॉमन है, कोई ऐसा ब्लंडर नहीं होता है, लेकिन यस, ये तैयारी करते समय कुछ गलतियां होती हैं। जैसे मेरे को अपने टाइम का पता है कि अभी भी मेरे से गलतियां हो जाती हैं, ऐसा नहीं है भाई, इंसान है। ब्रैकेट ओपन करते समय मेरे को रेशियो वाले सवालों में मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता था। अगर उन्होंने a1/a2 पूछा है, मैंने a2/a1 बता दिया तो उल्टा रेशियो आ गया हमारे पास। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में मेरे को बहुत दिक्कत होती थी कि कई बार क्रॉस मल्टीप्लाई स्टेप उड़ा दिए कि हाँ यार चलो ठीक है, मेंटल कैलकुलेशन कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये आएगा, उसी में कहीं गलती हो गई। फिर हमारे पास यहां पर अगर आप देखें तो ब्रैकेट ओपन हो गया, रेशियो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट कई बार गलती ले जाता है और स्क्वायरिंग में भी कई बार गलती हो जाती है। तो ये मेरी पर्सनल कुछ गलतियां थी जो मैंने टेस्ट दे देकर समझ लिया कि यार यहां पर मैं गलतियां करता हूं, जनरली मेरी कैलकुलेशन में यहीं पर कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो जब भी मैं अपने अगले टेस्ट के लिए जाता था तो मैं हमेशा ध्यान रखता था यार ये कहीं पर भी आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो मैं एक स्टेप बढ़ा लूंगा। अगर मेरे को स्क्वायर रूट लेना है तो 1 सेकंड का पॉज लेकर के मैं दोबारा से चेक करूंगा कि कहीं मेरा आंसर गलत तो मैंने कहीं कैलकुलेट नहीं कर दिया है। लास्ट गलती आपकी कहां पर हो सकती है? लास्ट गलती आपकी हो सकती है आंसर मार्किंग में। और मुझे जहां तक पता है कई बच्चे हमारे मिसक्लिक करते हैं, तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, जब क्लास में आपसे आंसर गलत मार्क हो जाते हैं, आप ए निकाल रहे हो बी मार्क कर दिया गलती से, या आपको ए और बी ऑप्शन सिमिलर से लग रहे थे, इनइक्वालिटी का साइन ध्यान नहीं दिया, आपने ए की जगह बी मार्क कर दिया या बी की जगह सी मार्क कर दिया, तो आंसर मार्किंग अगर आपका इश्यू है तो आप याद रखेंगे कि भाई एग्जाम में जाने के समय हमें अपने आप को रिकॉल कराना है कि भाई जो ऑप्शन हम लोगों ने निकाला है उसको 1 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम देकर के प्लीज वेरीफाई कर लें कि हाँ क्या मैं वही ऑप्शन मार्क कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। क्योंकि आप 1 सेकंड बचाने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में -1 लेकर के आ रहे हैं। आपने अपना 3-4 मिनट उस सवाल पर लगाया भी, मेहनत भी करी, कैलकुलेशन भी करा, और आखिरी में आकर के आपने सिर्फ जल्दबाजी में 1 सेकंड बचाने के चक्कर में पूरा सवाल चौपट कर दिया। तो अब ये हमारे पास होती है। अब मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा आपने जितने भी सवाल गलत हुए, आपके 7 गलत हुए, 8 गलत हुए, जो भी आपके सवाल गलत हुए, अब इस पर कई बार आपको लगता है कि यार मुझे इन सवालों में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तब आप करते हैं अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। जो सवाल सही हुए हैं, ठीक है, जो हमारे पास सवाल सही हुए हैं, इनके ऊपर इतनी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चों के अंदर क्या नॉर्मल ट्रेंड रहता है, जो आता है उसी को रिवाइज करे जा रहे हैं, उसी के ऊपर सवाल लगाए जा रहे हैं, सो दैट बुरा ना लगे, अच्छा फीलिंग आनी चाहिए बस सर हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, बस वो झूठी तसल्ली के लिए जो आता है उसी को पढ़ते रहते हैं। नहीं, यू हैव टू गेट इनटू अनकंफर्टेबल सिचुएशन, जहां पर आप एक बार डिटेक्ट करें कि यार जो सवाल मेरे से नहीं बने या गलत हो गए, थोड़ा बहुत तो आता था मेरे को, है ना, आते हुए सवाल को मैं अगर गलत कर रहा हूं, दैट मीन्स इट्स अ ब्लंडर फॉर मी, क्योंकि आप समय भी दे रहे हैं और नेगेटिव खा रहे हैं। तब आप इन टॉपिक वाइज आप अपने क्या करेंगे, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज ले लीजिए, ठीक है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज ले लीजिए, या फिर टॉपिक वाइज मॉड्यूल से क्वेश्चंस को, टॉपिक वाइज मॉड्यूल क्वेश्चंस आप दोबारा ट्राई करें, या फिर टॉपिक वाइज जब हम लोग क्लास में भी टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते हैं तो क्लास के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको सेल्फ सॉल्व करेंगे। अब बच्चे क्या होता है, आंसर रट गए सर, अरे आंसर रट गया मैं मानता हूं, तेरे को पता है इसका आंसर बी है, लेकिन अप्रोच क्या था वो एक बार रिकॉल करना हमें बहुत जरूरी है, तब जाकर के आपकी तैयारी होती है। क्या आपको समझ आया कि हाउ डू वी डू अ टेस्ट एनालिसिस? हाँ या ना सारे बच्चे? यस। तो कई बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ टेस्ट दे दिया, मार्क्स कमा के रोने पीटने लगे। अरे भैया उसके आगे का भी प्रोसेस है, समझिए आप कहां गलती कर रहे हैं, और जब आप समझोगे तभी आपको स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट पता लगेगा।
अब जो बच्चे टेस्ट ही नहीं दे रहे उनको ये कभी नहीं पता चलेगा कि यार कौन से सही सवाल थे, किसमें हाफ कॉन्फिडेंस था, किसमें मेरा कंसेप्ट सही था लेकिन आंसर गलत मार्क करा या कंसेप्ट ही गलत लगाया, और कौन से टॉपिक तो मेरे को बिल्कुल ही भनक नहीं लगी कि यार ये टॉपिक का ही ये सवाल था। आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है बेटा। अभी आपके भले 100 से नीचे आ जाए, जेईई मेंस में अगर 100 से नीचे आ गए, बिलीव में आपको 1 साल और देना पड़ेगा इसी चीज को दोबारा पढ़ने के लिए। तो व्हाई नॉट डू इट इन अ परफेक्ट वे। अभी से ही आप कोशिश करें और अपनी सारी चीजों को एनालाइज करते हुए चलें। क्लियर है क्या? यस है ना? वेरी गुड। तो टेस्ट को प्लीज आप सभी लोग अपना एनालाइज जरूर करें, ठीक है? और ये बिल्कुल सही रास्ता है, आपको दर्द देगा, ठीक है? कई बार आपको लगेगा सर मेरे तो आधा 1 घंटा लग गया इसमें करने में। बहुत ज्यादा जरूरी है ये, बहुत ज्यादा, बिकॉज कंप्लीट तैयारी आपकी तभी होती है जब आप टेस्ट को एनालाइज करके फिर प्रैक्टिस जोन में जाते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपने कंफर्ट जोन की प्रैक्टिस करते रहते हैं, कभी भी मार्क्स सैचुरेशन से ऊपर नहीं जाएंगे। हर किसी बच्चे का, एक बात बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर बच्चे का एक सैचुरेशन मार्क्स होता है। किसी के 80 मार्क्स के बाद मार्क्स नहीं बढ़ रहे सर, किसी के 120 पर जाकर के अटक गए हैं। अभी तो क्या है, चैप्टर कम थे तो मार्क्स ज्यादा है। अब जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा, 3-3, 4-4, 5-5 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जुड़ के आएंगे आपके टेस्ट में, तब आपको लगेगा यार मैं सर 100, 110, 120 के पास अटक गया। कोई बच्चे 170 के पास अटक जाते हैं, कोई 200 के पास अटक जाते हैं। सबको चाह है कि भैया मेरे और मार्क्स बढ़े, लेकिन सर एक सैचुरेशन आ गया है, उस मार्क्स से मैं ऊपर बढ़ नहीं पा रहा हूं। एक्चुअली में उसका रीजन यही होता है क्योंकि आप वही ट्राई कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं जो आपके कंफर्ट जोन में था। अगर आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला जाए तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा कि यार मैं अपने टेस्ट दूं, मैं उन्हीं सवाल की पहले प्रैक्टिस करूं जो मुझे नहीं आता, मैं उन्हीं टॉपिक को पहले रिवाइज करूं जो मुझे नहीं आते। तब आप देखेंगे कि यार आपके मार्क्स जो सैचुरेट हो गए थे 80, उसके बाद हो सकता है 10-20 मार्क्स बढ़ना स्टार्ट करें, फिर सैचुरेशन आएगा, फिर आप स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। क्लियर हुई क्या बात? यस, हाँ या ना? ओके, हाँ। तो आपके जो भी मार्क्स, हाँ, कोई सेफ स्कोर नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। वो एग्जाम अगर टफ आ जाएगा तो सेफ स्कोर नीचे हो जाता है, अगर एग्जाम इजी आ जाएगा तो सेफ स्कोर बढ़ जाता है। हमें यह देखना है कि कैसा भी एग्जाम आए हम अपना बेस्ट देकर के आ जाए। कोई भी ऐसा सवाल हमारा नहीं छूटना चाहिए जो हमें आता था लेकिन हमने टाइम मिसमैनेजमेंट कर दिया और जिसकी वजह से वो सवाल छूट गया। आपको कभी भी सेफ स्कोर देख करके नहीं तैयारी करनी है, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं, खासकर तो एडवांस के लिए, खासकर तो एडवांस के लिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, बहुत नीचे जाती है। वो डिपेंड करता है कि पेपर किस प्रकार का आ रहा है। तो नॉर्मली बच्चों के अंदर रहता है यार कि हर साल ना 150 मार्क्स तो चाहिए ही होते हैं। ऐसा नहीं भाई, हो सकता है 80 चली जाए, हो सकता है 90। आपके पेपर हो सकता है कि सबसे कठिन आ जाए और दोनों पेपर में मिलाकर के 80 मार्क्स लाने वाले को अच्छे खासा कॉलेज मिल सकता है। तो आपको यह रखना है कि भाई इस पेपर में मैं कितना बेस्ट कर सकता हूं, वो हमारे पास होना चाहिए। क्लियर है क्या? यस, ओके, चलिए भाई।